गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ई स्टडी। हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मगध का उत्कर्ष। उसमें 4 राजवंश हुए थे, जिनमें से 3 राजवंश हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध के उत्कर्ष में अगला राजवंश मौर्य वंश। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मौर्य वंश। पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कौन से हैं? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस या इन सभी से? इतिहास में मौर्य वंश की जानकारी के 2 स्रोत हैं, एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इन दोनों स्रोतों से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो इसमें हमें जानकारी मिलती है, एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो एक तरीके का राजनीतिक ग्रंथ है, और दूसरी है इंडिका, मेगस्थनीज की लिखी हुई इंडिका है, और विशाखदत्त की लिखी हुई मुद्रा राक्षस। ऐसे कई स्रोतों से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा बात करें तो पुराणों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब बात करें पुरातात्विक स्रोतों से, तो पुरातात्विक स्रोतों में है अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भवन, स्तूप, गुफाएं आदि पुरातात्विक स्रोतों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगस्थनीज के इंडिका से और विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस यानी इन तीनों से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या बिंदुसार? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना करी थी, और भारत का एकीकरण करने वाला यह प्रथम शासक था। बात करें चाणक्य की, तो इसके अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। अब बात करें अशोक की, तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, और बिंदुसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंदुसार कौन था? बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, और इसका पुत्र था अशोक। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने या घनानंद ने? तो 350 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को मेगस्थनीज, 500 हाथी, काबुल, कांधार और हेलेना से विवाह किया था। तो सेल्यूकस निकेटर ने इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दान में दिए थे, काबुल और कांधार दिया था, मेगस्थनीज दिया था और हेलेना से विवाह करवाया था। बात करें अशोक की, तो यह बिंदुसार का पुत्र था। अजातशत्रु यह हर्यक वंश का शासक था, और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, और संधि के तहत मेगस्थनीज, 500 हाथी, काबुल, कांधार और हेलेना से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म को स्वीकार किया था, और अपने अंतिम समय में श्रवण बेलगोला में जाकर सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। कौन सा विधि से? सल्लेखना विधि। सल्लेखना विधि वह विधि है जिसमें जैन धर्म के अनुयायी भूखे रहकर अपने प्राण त्यागते हैं। यानी इस विधि के तहत जैन धर्म के अनुयायी अपने आप को भूखा रखते हैं और उसके बाद अपने प्राण त्यागते हैं, जिसे सल्लेखना विधि कहा गया है जैन धर्म में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया था, भद्रबाहु से दीक्षा लेकर, और उनका अंतिम समय कहाँ बीता था? श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट है, मगध में अकाल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से, अभिलेखों से या इनमें से कोई नहीं? बात करें मगध में अकाल की, तो जैन ग्रंथों के अनुसार हमें यह पता चला है कि मगध में 12 वर्षों तक एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण लोग मगध से पलायन करने लगे थे। और इसी दौरान जैन धर्म भी 2 शाखाओं में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर।
श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, जिसका विभाजन हुआ था जब मगध में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा था उस समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मगध में अकाल की जानकारी हमें जैन ग्रंथों से मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित्र घात किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अजातशत्रु को या अशोक को? तो अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता था? अमित्र घात के नाम से जाना था बिंदुसार को। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा गया है। सिंहसेन जैन ग्रंथों में इसका नाम था और अमित्र घात के नाम से भी बिंदुसार को ही बुलाया जाता था। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिस एवं प्लेटो ने सेंट्रोकस नाम दिया था। बात करें अजातशत्रु की, अजातशत्रु का दूसरा नाम था कुणिक। अशोक की, अशोक का दूसरा नाम क्या था? अशोक का दूसरा नाम था देवनामप्रिय। अशोक का देवनामप्रिय नाम अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित्र घात बिंदुसार को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने सीरिया के शासन से क्या मंगवाया था? अंजीर, मदिरा, दार्शनिक या ये सभी? बिंदुसार के समय सीरिया का शासक कौन था? तो बिंदुसार के समय सीरिया का शासक था एंटियोकस, और बिंदुसार ने एंटियोकस से क्या मंगवाया था? अंजीर, मदिरा और दार्शनिक, यानी ये सभी। बिंदुसार ने एंटियोकस से सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक मंगवाए थे, और सीरिया के शासक एंटियोकस ने अंजीर भेज दी थी, अंगूरी शराब भी भेजी थी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। उसका कारण यह था कि एंटियोकस का मानना था कि हमारी सभी चीज़ें बिकाऊ है, हमारे दार्शनिक बिकाऊ नहीं है, और दार्शनिक बिकाऊ नहीं होने के कारण एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं भेजा। और इस बात से ये पता चलता है कि 298 ईसा पूर्व में भी भारत का विदेशी व्यापार था, भारत का सीरिया के साथ विदेशी व्यापार होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से सूखी अंजीर मंगवाई थी, दार्शनिक मंगवाए थे और अंगूरी शराब मंगवाई थी। दो चीज़ें उसने भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए किसे भेजा था? सुसीम को, अशोक को, दोनों को या कोई नहीं? तो बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए पहले तो अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था, और इसके बाद दूसरे अभियान या सुसीम की विफल हो जाने पर बिंदुसार ने अशोक को भेजा था, और सम्राट अशोक विद्रोह दबाने में सफल सिद्ध हुए थे। अब यहाँ अशोक की कुछ और बातें करें तो अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, बिंदुसार आजीवक धर्म का संप्रदायक था। और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था, और बौद्ध ग्रंथों में तो ये भी लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके गद्दी पर बैठा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए पहले तो सुसीम को भेजा था पहले अभियान पर, और दूसरे अभियान पर अशोक को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा ये दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देवनामप्रिय नाम से किसे जाना जाता था? बिंदुसार को, अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को या अजातशत्रु को? तो देवनामप्रिय नाम से अशोक को जाना जाता था, और अशोक का यह नाम अशोक के अभिलेखों से मिला है। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, और अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त से। और राजा बनने से पूर्व अशोक उज्जैन या अवंती का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन और अवंती का। अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की भी स्थापना करी थी, और अशोक का अशोक नाम मिलता है हमें गुर्जरा और मास के अभिलेख से। किससे? गुर्जरा और मास के अभिलेखों से अशोक का अशोक नाम मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देवनामप्रिय अशोक का ही नाम था, जो अशोक के अभिलेखों से पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का, दूसरी बौद्ध संगीति का, तीसरी बौद्ध संगीति का या चौथी बौद्ध संगीति का? तो अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस्य। कौन था? मोगलीपुत्तिस्य इसका अध्यक्ष था, और यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अब करें प्रथम बौद्ध संगीति की, तो यह अजातशत्रु के समय राजगृह में आयोजित की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कालाशोक के समय, और इसे किया गया था वैशाली में। वैशाली में कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के समय, और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्य। बात करें चौथी बौद्ध संगीति की,
तो यह आयोजित की गई थी कनिष्क के समय। कनिष्क के समय कश्मीर कुंडलवन में, कहाँ पर? कश्मीर कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अशोक के समय हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिसे और पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 269 ईसा पूर्व, 269, ये 298 कर लेते हैं इसको, 298 ईसा पूर्व, 102 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? अशोक के शासन के 8वें वर्ष, यानी अशोक के राजा बनने के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और अशोक राजा कब बना था? अशोक राजा बना था 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में अशोक शासक बना था और इसके 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी। और इसकी जानकारी मिलती है हमें 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध के बारे में हमें 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। और अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी उपगुप्त से दीक्षा लेकर। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इसके बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी। अब बात करें अशोक के राजा बनने के 8वें वर्ष, तो अशोक के राजा बनने के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था। 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में यात्रा की थी लुम्बिनी की। बात करें 269 ईसा पूर्व की, तो इस समय अशोक राजा बना था। 298 ईसा पूर्व, इस समय बिंदुसार, अशोक का पिता बिंदुसार राजा बना था। 102 ईसा पूर्व, इस समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में। और 261 ईसा पूर्व, इस समय कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भाब्रू शिलालेख से, रुमिंदेय अभिलेख से, दीपवंश से या महावंश से? तो मौर्य अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है रुमिंदेय अभिलेख से। रुमिंदेय अभिलेख में मौर्य की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लिखी हुई है। बात करें भाब्रू अभिलेख की, तो भाब्रू अभिलेख में अशोक बुद्ध, धम्म और संघ नीति के प्रति अशोक अपनी निष्ठा दिखाता है। बात करें दीपवंश की, तो दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुमिंदेय अभिलेख। रुमिंदेय अभिलेख से मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन में कर कितना था? 1/4, 1/6, 1/10 या ये सभी? तो मौर्य शासन में हमें कर की भी जानकारी मिलती है, लेकिन मौर्य प्रशासन में कर था कितना? 1/4, 1/6, 1/10, यानी ये सभी मौर्य प्रशासन के कर हैं। 1/4 और 1/6 कृषि कर है, जिन्हें भाग या बलि के नाम से जाना जाता था। भाग वह कर है जो किसानों से लिया जाता था और बलि वह कर है जो किसान अपनी स्वेच्छा से दिया करते थे। और 1/10 क्या है? यह है विदेशी व्यापार कर। कौन सा कर है? विदेशी व्यापार, मतलब यहाँ भी भारत का विदेश के साथ व्यापार होता था, तो जो भी विदेश का व्यापार होता था उस पर लिए जाने वाला कर था 1/10। और विदेशी व्यापार करने के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इस समय प्रमुख बंदरगाह था भड़ोच। और इस समय प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो मौर्य प्रशासन में प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग ही मौर्य प्रशासन का प्रमुख उद्योग हुआ करता था। और यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग भी हुआ करता था। विदेशी व्यापार के लिए मुद्रा का होना बहुत जरूरी था, तो इसलिए व्यापार मुद्रा के माध्यम से ही होता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मौर्य प्रशासन में 1/4, 1/6 और 1/10 तीनों प्रकार के कर मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में की गई है? प्रथम शिलालेख में, चौथे शिलालेख में, 5वें शिलालेख में या 7वें शिलालेख में? अब तक की खोजों में कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रथम शिलालेख में दे रखा है पशु बलि की निंदा। चौथे शिलालेख के अनुसार अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाने की बात कही है। 5वें शिलालेख की बात करें तो इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। बात करें 7वें शिलालेख की, तो 7वें और 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्रा पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही हर 5वें साल अशोक भी धर्म यात्रा पर निकला करता था। बात करें 13वें शिलालेख की, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पशु बलि की निंदा प्रथम शिलालेख में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को कब पढ़ा गया था? 1800 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में
या 1750 ईस्वी में। तो बात करें अशोक के शिलालेखों की, अशोक के शिलालेखों की खोज हुई थी 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में पादरी फेंचलर ने इसकी खोज की थी और उसको पढ़ने में प्रथम बार सफलता मिली थी 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार पढ़ने में सफलता हासिल की थी। और बात करें इसकी भाषा की, तो अशोक के शिलालेखों की स्थान विशेष के आधार पर लिपि थी, मतलब जिस स्थान पर जो शिलालेख था वहाँ की लिपि में वो शिलालेख लिखा गया था। तो इसमें कौन कौन सी लिपि महत्वपूर्ण है? इसमें लिपि महत्वपूर्ण है ग्रीक लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और एक थी ब्राह्मणी लिपि। इन 4 लिपियों में विशेषकर अशोक के शिलालेख मिले हैं। कौन कौन सी? ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक ब्राह्मणी। ये 4 लिपि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेखों को पहली बार कब पढ़ा गया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा। खोज हुई थी 1750 ईस्वी में पादरी फेंचलर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्तंभ पर कौन कौन से चिन्ह अंकित हैं? घोड़ा, हाथी, शेर या बेल। तो अशोक द्वारा बनाए हुए कुल 7 स्तंभ हैं, जिनमें से एक है सारनाथ स्तंभ। और इस सारनाथ स्तंभ पर 4 पशुओं की आकृति बनी हुई है, जिनमें एक है घोड़ा, हाथी, शेर और बेल। यानी इन चारों पशुओं की आकृति सारनाथ स्तंभ पर बनी हुई है। और इस अशोक चक्र को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी अपनाया गया है। और इस अशोक चक्र में जो 24 तिलियों वाला चक्र है उसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जगह मिली है। और इसके बारे में और बात करें तो सारनाथ लेख के अनुसार नेपाल अशोक के साम्राज्य में ही था और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश भी सारनाथ में ही दिए थे। अब बात करें इनको याद कैसे करना है, तो इनको याद करने की तरीका है HELO, हेलो। H से हॉर्स, E से एलिफेंट, L से लोइन, O से ऑक्स। घोड़ा, हाथी, शेर और बेल, ये चारों चिन्ह सारनाथ के अशोक चिन्ह में अंकित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है हमारे कुछ वन लाइनर, जिनको फटाफट देख लेते हैं। बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने गया जिले में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब बात करें नागार्जुन गुफाओं की, तो नागार्जुन गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक के पौत्र दशरथ ने। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन गुफाओं का निर्माण करवाया था और अशोक ने गया में बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के राजप्रसाद को देवों से निर्मित किसने बताया था? तो जो मौर्य वंश का राजप्रसाद है वो इतना अद्भुत था, चीनी यात्री फाहियान ने। किसने? चीनी यात्री फाहियान ने इसे देवों से निर्मित भवन बताया था। ये देखने में इतना आकर्षक था कि चीनी यात्री इसे देवों से निर्मित भवन बताते थे। और ये चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था? तो ये भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। और एक और चीनी यात्री था हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग किसके समय भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था और फाहियान आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मौर्य के राजप्रसादों को देवों से निर्मित किसने बताया था? चीनी यात्री फाहियान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यमित्र वैश्य। कौन? पुष्यमित्र वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद कौन सा राजवंश उभर के सामने आया था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्तर की हत्या के बाद कौन सा राजवंश उभर के आया था? तो एक ब्राह्मण वंश था शुंग वंश उभर के सामने आया था। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्तर की हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश के बारे में और बात करें तो पतंजलि इसी वंश के समय हुए थे और इसी समय कालिदास ने मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंध की कहानी मालविका अग्निमित्र लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण वंश था शुंग वंश जो उभर के सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने मिनांडर को पराजित किया था? तो मिनांडर को पराजित करने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का संस्थापक था उसने मिनांडर को पराजित किया था। मिनांडर कौन था? मिनांडर था हिंद यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और शुंग वंश ने ही बौद्ध स्तूपों पर पत्थरों की रेलिंग लगवाना स्टार्ट किया था।
और सुंग वंश के समय ही मनुस्मृति की स्थापना हुई थी और वैष्णव धर्म का उत्थान भी इसी के समय ही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिनांडर को पराजित करने वाला था पुष्यमित्र सुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व ने ही कण्व वंश की स्थापना करी थी और इसका अंतिम शासक था सुशर्मा। इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, बस इसके बारे में 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कण्व वंश का संस्थापक जो वासुदेव कण्व था और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो सातवाहनों ने राजधानी किसे बनाई थी? सातवाहनों ने अपनी राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठान को और इसका संस्थापक कौन था? सातवाहनों का संस्थापक था सिमुख। सातवाहनों का संस्थापक सिमुख था, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी और इन्हीं के समय सामंती प्रथा की शुरुआत की गई थी। सामंती प्रथा क्या है? तो यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें वेतन के बदले भूमि दान में दी जाती है। तो सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? सातवाहनों ने। और नानाघाट अभिलेख भी सातवाहनों से संबंधित है और सातवाहनों के समय ही चांदी, सोने और प्रोटीन के सिक्के चलाए गए थे। कौन कौन से सिक्के चलाए गए थे? चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और प्रोटीन के सिक्के, ये सातवाहनों के समय चालू किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाई थी और इनका संस्थापक था सिमुख। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम ब्राह्मण वंश कौन सा था? तो अंतिम ब्राह्मण वंश कौन सा था? चेदी वंश। चेदी वंश उत्तरोत्तर मौर्य काल का अंतिम ब्राह्मण वंश था। तो दोस्तों आज की हिस्ट्री क्लास में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने मौर्य वंश और मौर्य उत्तरोत्तर काल पढ़ा है। इससे पहले वीडियो में हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ा था जिसमें मगध के 3 राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हमने पढ़ा है मगध का चौथा राजवंश मौर्य वंश। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।